लेन फौजी आगे बढ़ते रहे और नजारे को निहारते रहे, लेकिन अचानक उनके दिमाग में खतरे का भाव आ गया और वे वहीं रुक गए। लेन फौजी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे झुक गया और अपने पैरों की उंगलियों से जमीन पर थपथपाया। उसका पूरा शरीर तीर की तरह पीछे की ओर उड़ गया। ठीक इसी समय वह विशालकाय बेल जो उसके सबसे करीब थी, अचानक एक विशाल हथौड़े की तरह उसकी ओर गिरी। विशाल कली सीधे उसकी ओर आ गिरी। विशाल कली गिरते समय खिल गई और खिलते हुए फूल से अत्यंत शक्तिशाली चूषण बल निकला। लेन फौजी के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब उसने इस विशाल खिलते हुए फूल को देखा। जब फूल ने अपनी पंखुड़ियां खोली तो अंदर की तरफ कसकर पैक किए गए तीखे दांतों के छल्ले थे। यह एक मांस की चक्की की तरह लग रहा था और भयंकरता से भरा हुआ था। बेल तेजी से बढ़ रही थी और कली उसकी ओर अंधाधुंध गति से झपट रही थी। उसे यह स्पष्ट था कि इस विशाल कली द्वारा काटे जाने से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। संकट के इस समय में लोन फौजी हवा में घूम गया। उसके शरीर से नीले रंग की चमक के छल्ले निकले, जिसने एक मजबूत प्रतिकर्षण बल लगाया। जब विशाल ने उसे ढकने की कोशिश की तो नीले रंग के चमक वाले फूल की प्रतिकर्षण शक्ति ने उसे तुरंत उड़ा दिया। लेकिन अचानक लियान फौजी के नथुने में एक मीठी गंध भर गई। उसे तुरंत लगा कि उसकी चेतना लुप्त हो रही है। ये बुरा है, इसमें जहर है। जिस समय वह भयभीत हुआ, उसी समय वह क्रोध से भर गया। उसकी आंखें तुरंत नीली हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली नीली चमक तुरंत तेज ब्लेड में बदल गई जो बाहर की ओर निकल पड़ी। हवा के साथ साथ नुकीले ब्लेड तेजी से बड़े होते गए। देखते ही देखते वे 3 मीटर से ज्यादा लंबे दरांती के आकार में आ गए। हालांकि मीठी सुगंध भी तेज होती गई। लेन फौजी को जब लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली। हालांकि उसने जल्दी ही महसूस किया कि सिर्फ सांस रोकना ही काफी नहीं था। मीठी खुशबू उसकी त्वचा के छिद्रों के जरिए भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। सौभाग्य से उसके पास आत्मा क्षेत्र की आध्यात्मिक साधना का आधार था। उसने अपने शरीर के छिद्रों को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया ताकि वे भी बंद हो जाएं। इस तरह उसने आखिरकार मीठी सुगंध को दूर रखा। हालांकि मीठी सुगंध जो पहले से ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, उसे अभी भी चक्कर आ रहा था और उसके अंगों और हड्डियों से उत्साह की धड़कनें निकल रही थीं। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस समय उसके मन में बस एक ही विचार था कि लेट जाऊं और अच्छी नींद सो जाऊं। जैसे जैसे उसे मीठी सुगंध से उत्तेजना महसूस हुई, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में मधुमक्खियों की तरह और भी अधिक विशाल फूल झुंड बनाकर उसकी ओर आने लगे। चमकीले लाल फूल उसकी दृष्टि में भर गए। उसने अचानक अपनी जीभ को काट लिया। लेन फौजी ने अपनी घबराहट और अपने उत्साहपूर्ण अवस्था से होने वाले भ्रम को बड़ी मुश्किल से सहन किया जब वह पीछे मुड़ा और भागा। उसके शरीर से नीले रंग की चमक के छल्ले तेजी से फूट पड़े। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो बवंडर जैसा था और उसे फूलों से बचाता था। दुर्स्वप्न पिरान्हा फूल, ये ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट के सबसे भयानक हथियारों में से एक था। आत्मा जानवर या मनुष्य अक्सर इसके सामने किसी भी खतरे की भावना से अनजान होते थे। वे इसके दुर्स्वप्न जहर के प्रभाव में गहरी नींद में चले जाते थे क्योंकि वे गहरी नींद में सोते थे और दुर्स्वप्न पिरान्हा फूल के लिए पोषक तत्व बन जाते थे। दुर्स्वप्न पिरान्हा फूल के बारे में सबसे भयानक बात इसकी खाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि इसमें मौजूद दुर्स्वप्न जहर था। दुर्स्वप्न विष को एक बार तांग संप्रदाय द्वारा दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब विषों में सूचीबद्ध किया गया था। इसकी सुगंध के अलावा इसका कोई आकार या रूप नहीं था और इसमें बहुत अधिक भेदन शक्ति थी। इसे सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह लक्ष्य के छिद्रों के माध्यम से लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर सकता था। इसके प्रभाव भी बहुत प्रभावशाली थे। ये कुछ ही समय में फट जाता था और जल्दी ही मानव मस्तिष्क को पंगु बना देता था। ये किसी व्यक्ति की आत्मा के सागर को भी पंगु बना सकता था और व्यक्ति को वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन बना सकता था। अंत में व्यक्ति दुर्स्वप्न पिरान्हा फूल द्वारा निगल लिया जाता था। अल्पविराम। टैंगुलिन ने मछली की तरह गोता लगाया और दर्जनों मीटर तक जमीन पर लुढ़कता रहा, फिर उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह आज आत्मा जानवरों की 7वीं लहर थी जिसका उसने सामना किया था। पिछली लहरों को उसने आसानी से खारिज कर दिया था। वैसे भी वह कभी भी आत्मा जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो लोग उस पर हमला करते हैं, वह उन्हें वापस मार देता है। अगर कोई आत्मा जानवर होता जो उसे अनदेखा करता तो वह पूरी तरह से खुश होता। ये स्पष्ट नहीं था कि यह 10,000 जानवरों के प्लेटफॉर्म का प्रभाव था, लेकिन यहाँ आत्मा जानवर हमला करने की इच्छा से भरे हुए थे। उदाहरण के लिए, इस समय उसके सामने मौजूद आत्मा जानवर सबसे शक्तिशाली था जिसका सामना तांगुलिन ने 10,000 जानवरों के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के बाद किया था। इसका शरीर लगभग 4 मीटर लंबा था। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका शरीर का आकार उचित अनुपात में दिख रहा था। इसके शरीर की हर मांसपेशी विस्फोटक शक्ति से भरी हुई लग रही थी। इसका सिर शेर की तरह विशाल था, लेकिन इसका चेहरा एक शैतान जैसा था। इसके चमकीले सुनहरे फर के विपरीत इसका चेहरा काला था और इसकी आकृति एक राक्षस जैसी दिख रही थी। इसमें अविश्वसनीय ताकत भी थी जो तांगुलिन से कम नहीं थी। इसके पैरों के नीचे सुनहरे प्रकाश की एक अंगूठी थी जो एक काले रंग के रून को घेरे हुए थी। ये एक प्रभावशाली दिखने वाला डोमेन था। गोल्डन फर लान मास्टिफ। ये भी एक आत्मा जानवर था जो बहुत पहले विलुप्त हो गया था। ये जानवर राजा के पद पर था। गोल्डन फर लान मास्टिफ सभी कैनाइन सोल बीस्ट का पौराणिक पूर्ववर्ती था।
यहाँ तक कि ऐसी किंवदंतियां भी थीं जो दावा करती थी कि यह सभी शेर प्रकार के सोल बीस्ट का पूर्ववर्ती था। इसमें अविश्वसनीय ताकत थी और यह एक डोमेन लाइट रिंग डोमिनेशन के साथ पैदा हुआ था। यह युद्ध के लिए अपनी जंगली लालसा के लिए जाना जाता था। एक बार जब यह अपने डोमिनेशन डोमेन को सक्रिय करके युद्ध मोड में आ जाता तो इसके हमले और बचाव बहुत मजबूत हो जाते। साथ ही इसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसकी सभी क्षमताएं कम से कम 50% तक मजबूत हो जाती। साथ ही इस सोल बीस्ट की विशेषता ये थी कि यह मरने तक आराम नहीं करता। ठीक इसी वजह से गोल्डन फर लान मास्टिफ के दुश्मन पूरी दुनिया में थे। इसे आत्मा जानवरों की दुनिया में जीवित रहने में बहुत कठिनाई हुई और अंततः विलुप्त होने के भाग्य को स्वीकार करना पड़ा। ये एक अकेला लेकिन शक्तिशाली आत्मा जानवर था। तांग वुलिन को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ एक से टकराएगा। इस गोल्डन फर लान मास्टिफ के शरीर और इसके डोमेन के लाइट रिंग के आकार को देखते हुए इसे 10,000 साल के आत्मा वाले जानवर के रैंक पर होना चाहिए था। फिर भी तांग वुलिन को इससे दबाव महसूस होने लगा था। जिस क्षण वे मिले गोल्डन फर लान मास्टिफ ने हमला किया और भयानक बल ने तांग वुलिन को प्रभाव से उड़ा दिया। हालांकि वह घायल नहीं हुआ लेकिन वह सदमे से चौंक गया। दहाड़ गोल्डन फर लान मास्टिफ के मुंह से एक गहरी चीख निकली। इसकी अंबर आंखें टैंग वुलिन पर टिकी हुई थी। इसका सुनहरा फर खड़ा हो गया क्योंकि यह धीरे धीरे टैंग वुलिन की ओर बढ़ रहा था और एक के बाद एक पंजा रख रहा था। उसके पैरों के नीचे सुनहरी काली रोशनी का घेरा धीरे धीरे तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में भूत प्रेत का साया फैल रहा है। उसका प्रभुत्व क्षेत्र सक्रिय हो गया था। हर कदम के साथ गोल्डन फर लान मास्टिफ का शरीर थोड़ा बड़ा होता जाता था। हर कदम आगे बढ़ने के साथ ही यह बड़ा होता जाता था। पलक झपकते ही यह एक छोटी पहाड़ी के आकार का हो गया था। जब यह अपने घने नुकीले दांतों को बाहर निकालता था तो इसका फर धातु की चमक से चमकता था। रोर एक और गगनभेदी दहाड़ उठी। इस बार एक काली छाया जो उसके सिर की हूबहू नकल थी उसके शरीर से बाहर निकली। काली छाया उसके वास्तविक शरीर से बहुत बड़ी थी। उसकी दहाड़ के साथ भयानक ध्वनि तरंगों ने 100 मीटर के भीतर सब कुछ धूल में बदल दिया। यह कोई आध्यात्मिक हमला नहीं था, यह उसके शॉकवेव से उत्पन्न कंपन था। लान मास्टिफ की दहाड़ ये डोमिनेशन डोमेन के अनुप्रयोगों में से एक था। तांग वुलिन ने महसूस किया कि उसके आसपास का स्थान जानवर की भयंकर दहाड़ से उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रहा था। उसके विशेष रूप से नाजुक 7 छिद्रों ने सबसे बुरा प्रभाव महसूस किया था। तीव्र आघात तरंग ने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर एक क्षणिक शून्यता भी है। कितना शक्तिशाली जानवर है। ये तो सिर्फ 10,000 साल के शेर मास्टिफ की दहाड़ है। अगर यह 100,000 साल का होता तो ये गोल्डन फर वाला शेर मास्टिफ कितना शक्तिशाली होता। टैंग वुलिन को श्रेक अकादमी में अपने पाठों से याद आया कि 10 महान जानवरों में एक मास्टिफ भी था। हालांकि ये गोल्डन फर लान मास्टिफ नहीं था, वे पहले से ही विलुप्त हो चुके थे। उनका मानना था कि अगर 100,000 साल पुराना गोल्डन फर लान मास्टिफ होता तो उसे उस मास्टिफ के बजाय 10 महान जानवरों में सूचीबद्ध किया जाता। तांग वुलिन की आंखों में बिजली की हल्की चमक थी, जैसे बैंगनी रंग की बिजली उसकी त्वचा पर चमक रही हो। उसने गोल्डन फर लान मास्टिफ की ओर ड्रैगन की दहाड़ लगाई। रोर नीली बिजली की रोशनी से ढका एक ड्रैगन का सिर पतली हवा से बाहर निकला। ध्वनि तरंग लान मास्टिफ की दहाड़ जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसने एक ठंडी हवा छोड़ी जो आकाश की ओर चली गई। उसने खुद को बचाते हुए गोल्डन फर लान मास्टिफ के खिलाफ जवाबी हमला किया। दहाड़ने के अगले ही पल गोल्डन फर लान मास्टिफ अपने विशाल शरीर के साथ उछला। अपने अगले पंजे नीचे की ओर करके वह सीधे तांग वुलिन की ओर झपटा। इसके दबंग और प्रभावशाली तरीके ने तांग वुलिन को शर्मसार कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि गोल्डन फर लान मास्टिफ की आभा केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं थी। अपने वर्चस्व क्षेत्र के विस्तार के तहत यह अद्वितीय शक्ति से भर गया था। ये शक्ति पागलपन से भरी हुई थी। भयानक आभा सीधे तांग वुलिन पर आई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए हों। तांग वुलिन ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से पीछे हट गया। बूम! गोल्डन फर लान मास्टिफ के अगले पंजे जमीन पर लगे। उसी क्षण पहाड़ हिल गए और धरती हिल गई। उनके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में अनगिनत विशाल पेड़ प्रभाव से उखड़ गए। शक्तिशाली कंपन बल बाहर की ओर उछला और तांग वुलिन को प्रभाव से लड़खड़ाते हुए देखा। उस शक्तिशाली कंपन के कारण टैंग वुलिन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और भयानक शॉकवेव में बह गया। गोल्डन फर लान मास्टिफ ने उसके प्रहार की गति पर सवार होकर फिर से छलांग लगाई। उसने अपने विशाल पंजे बगल की ओर सीधे टैंग वुलिन की ओर घुमाए। अविश्वसनीय! अपने प्रभुत्व क्षेत्र को मुक्त करने के बाद इसकी आक्रमण शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। तांग वुलिन ने देर नहीं की। उसके अंदर का ड्रैगन कोर जल्दी ही सिकुड़ गया। अब वह अपनी कमजोरी को छिपाने का इरादा नहीं रखता था। उसके ड्रैगन कोर से निकलने वाले चिलचिलाती रक्तसार के साथ सुन्नता तुरंत गायब हो गई। उसने गोल्डन फर लान मास्टिफ के आने वाले विशाल पंजे को चकमा नहीं दिया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और उसने एक मुक्का मारा। कानों को चीर देने वाली बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज बहुत तेज थी और यह बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ सुनाई दी। पंजे के प्रहार से टैंग वुलिन उड़ गया और वह दूर किसी ठोस चीज से टकराया। गोल्डन फर लॉयन मास्टिफ आसमान से उतरा और उसका शरीर बिजली की रोशनी से चमक उठा।
वह जमीन पर गिर गया और उस समय तक दूसरा हमला करने में असमर्थ था। रक्तसार उसके पूरे शरीर में फैल गया। टैंगवुलिन ने ये गिनती ही खो दी कि उसने कितने पेड़ तोड़े, इससे पहले कि वह लड़खड़ाता रहा। अविश्वसनीय। इस गोल्डन फर लान मास्टिफ की ताकत निश्चित रूप से उन सभी आत्मा जानवरों में सबसे शक्तिशाली थी जिनका उसने अब तक सामना किया था। शायद केवल 10 गोल्ड रेड क्लॉ भालू राजा अपनी सबसे विस्फोटक अवस्था में या भालू भगवान ही इसके खिलाफ लड़ सकते थे। हालांकि खेती के आधार के संदर्भ में ये भालू भगवान की तुलना में बहुत कमजोर था। ये स्पष्ट था कि डोमिनेशन डोमेन की शक्तियों के प्रति वृद्धि कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि यह शक्तिशाली था, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसके लिए तांगवुलिन को नुकसान पहुंचाना असंभव था। इस 10,000 जानवरों के मंच पर तांगवुलिन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह किसी न किसी तरह की निरंतर निगरानी में था। इसलिए वह अपनी लड़ाई में थोड़ा काय दिखाई दिया। अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से उसने अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की। रॉर। गोल्डन फर लान मास्टिफ की दहाड़ फिर से सुनाई दी। इसका पहाड़ी शरीर तांगवुलिन के ऊपर दिखाई दिया और माउंट ताई की तरह नीचे गिर गया। यह जानवर। तांगवुलिन ने छलांग लगाई और अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में केंद्रित कर ली। उसने अपने भीतर आत्मा शक्ति जमा कर ली और उसकी त्वचा पर बिजली की रोशनी बहने लगी। गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स का उपयोग किए बिना वह पूरी तरह से अपनी ताकत, आत्मा शक्ति, ड्रैगन एयर और अपनी बिजली की शक्ति पर निर्भर था। ड्रैगन थंडर ब्लास्ट। गड़गड़ाहट हुई। उनकी लड़ाई को विनाश का पर्याय माना जा सकता है। विस्फोट की आवाज से तांगवुलिन जमीन पर गिर गया। वह लकड़ी में ठोकी गई कील की तरह सीधे जमीन में धंस गया। गोल्डन फर लान मास्टिफ का विशाल शरीर केवल थोड़ा सा ऊपर उठा। इसका शरीर सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रहा था। बिजली उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसका एकमात्र प्रभाव ये हुआ कि इसके फर की चमक काली पड़ गई। उसका विशालकाय शरीर जमीन पर उतरा और उसने फिर से अपने अगले पंजों से हमला किया। हालांकि इस बार उसने छलांग लगाकर अपनी गति नहीं बढ़ाई, लेकिन जब उसके अगले पंजों ने जमीन पर प्रहार किया तो दबे हुए तांगवुलिन को बलपूर्वक बाहर की ओर उड़ा दिया। उसने अपने जबड़े खोले, अपने नुकीले दांत दिखाए और उन्हें तांगवुलिन की ओर झपट लिया। वर्तमान में तांगवुलिन इतना चकित था कि वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसने पहली बार गोल्डन फर लान मास्टिफ का सामना किया तो उसने इसे असली प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी नहीं देखा। सीधे शब्दों में कहें तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम करके आंका था। ये केवल 10,000 साल का आत्मा जानवर था, जबकि वह पहले से ही एक शीर्षक डोलुओं के पद पर एक विशेषज्ञ था। अब तक उसने उन्हें अनुभव करने के लिए गोल्डन फर लान मास्टिफ के हमले प्राप्त किए थे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन फर लान मास्टिफ का प्रभुत्व क्षेत्र इतना शक्तिशाली होगा। इन 3 लगातार पंजों के प्रहारों ने उसके समृद्ध रक्तसार को लगभग चकनाचूर कर दिया था। साथ ही जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया वह ये था कि उसका रक्त दमन, जो पहले कभी विफल नहीं हुआ था, इस प्रभुत्व क्षेत्र के सामने बेकार था। ये गोल्डन फर लान मास्टिफ किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति उसके हमलों में एक कदम पीछे होता तो वह लगातार पीछे रहता। तांगवुलिन ने आते हुए गोल्डन फर लान मास्टिफ के पंजे को देखा। वर्तमान में उसके पूरे शरीर में रक्तसार हिल गया, लेकिन वह खुद का बचाव भी नहीं कर सका। उसने असहाय होकर आह भरी। नीली बैंगनी रोशनी की एक लकीर चुपचाप हवा में दिखाई दी और पूरा स्थान धीमा हो गया। विशाल पंजा, जो पहले से ही तांगवुलिन पर था, स्पष्ट रूप से रुक गया। ये तांगवुलिन का बैकट्रैक डोमेन नहीं था, बल्कि बिजली के तत्व के कारण हवा अचानक घनी हो गई थी। क्रैक। एक तीखी चटक आवाज के बीच नीली बैंगनी रोशनी गोल्डन फर लान मास्टिफ पर पड़ी। 30 मीटर ऊंची पहाड़ी के समान उसके शरीर की तुलना में नीली बैंगनी रोशनी की लकीर जितनी हो सकती थी उतनी महत्वहीन लग रही थी। हालांकि गोल्डन फर लान मास्टिफ का फर उस पर खड़ा हो गया जब उसे मारा गया। हवा में जमते ही उसका पूरा शरीर नीला बैंगनी हो गया। टैंगवुलिन पर निशाना साधा गया विशाल पंजा अपने इच्छित लक्ष्य से 3 मीटर पहले ही रुक गया। वर्तमान में गोल्डन फर लान मास्टिफ थोड़ा हास्यास्पद दिखाई दे रहा था। ये एक बड़े शिकारी कुत्ते की तरह लग रहा था जो अचानक नीला बैंगनी हो गया था और हवा में मंडरा रहा था। अगले ही पल इसका विशाल शरीर मुक्त रूप से नीचे गिर गया और धरती की ओर गिर गया। बूम! जमीन से एक बहुत बड़ा गड्ढा निकल आया। तांगवुलिन का शरीर अभी भी पिछले कंपन बल से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही वह वापस नीचे गिरने लगा। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। ऊर्जा एक साथ उसके ड्रैगन कोर और आत्मा कोर से पंप की जा रही थी। तांगवुलिन ने आसमान से नीचे उतरते समय अपनी मुद्रा को समायोजित किया। गरज भगवान का चाबुक। थंडरक्लैप नेदरवाइन के 2 महान आत्मा कौशलों में से एक। ये पहली बार था जब तांगवुलिन ने युद्ध के मैदान में थंडर गॉड के चाबुक का इस्तेमाल किया। थंडरक्लैप नेदरवाइन की जंगली बिजली की शक्ति चाबुक में घुस गई और गोल्डन फर लान मास्टिफ पर वार किया। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन कबीले के युवा गुरु के रूप में अपनी पहचान के कारण वह केवल अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग कर सकता था और थंडरक्लैप नेदरवाइन को उजागर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने कौशल का उपयोग एक अस्पष्ट तरीके से किया। उसने थंडर गॉड के विप की पूरी ताकत को उजागर नहीं किया। फिर भी थंडरक्लैप नेदरवाइन, जिसने कई महान पोषण का अनुभव किया था, फिर भी चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गया। आखिरकार ये टैंगवुलिन का 9वां आत्मा कौशल था।
यहाँ तक कि गोल्डन फर लान मास्टिफ का वर्चस्व डोमेन भी प्रभाव को सहन करने में कठिन लग रहा था। तीव्र गति से चलते हुए तान वुलिन हवा में और दूर उड़ गया और उसने गोल्डन फर लान मास्टिफ को नीचे देखा। वह लगातार वार के कारण क्रोधित नहीं था, बल्कि वह प्रसन्न था। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसके विकास को प्रोत्साहित कर सकता था। इस समय गोल्डन फर लान मास्टिफ जैसे शक्तिशाली आत्मा जानवर का सामना करने में सक्षम होना तान वुलिन के लिए एक तीली खोजने के समान था। यह उसके लिए अपनी खुद की ताकत को नियंत्रित करने का एक शानदार अवसर था। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि यह गोल्डन फर लान मास्टिफ कितना शक्तिशाली है। गोल्डन फर लान मास्टिफ का शरीर लगातार हिल रहा था। थंडर गॉड के चाबुक की भयानक शक्ति स्पष्ट थी। तान वुलिन ने देखा कि गोल्डन फर लान मास्टिफ सिकुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्रभुत्व क्षेत्र का प्रभाव कम हो रहा था और कमजोर हो रहा था। अरे, क्या थंडर गॉड का चाबुक इसे इसके क्षेत्र से वंचित कर सकता है? ये दिलचस्प है। गोल्डन फर लान मास्टिफ के शरीर से नीली बैंगनी बिजली की रोशनी आखिरकार गायब हो गई। इसका विशाल शरीर अपनी मूल लंबाई 4 मीटर पर वापस आ गया और इसका फर जला हुआ दिखाई दिया। टैन वुलिन की जिज्ञासा ये थी कि गोल्डन फर लान मास्टिफ का भयंकर दिखने वाला शैतान चेहरा बदल रहा था। शैतान का काला चेहरा धीरे धीरे कम हो गया और एक गोल मटोल चेहरा सामने आया जो मूर्खतापूर्ण तरीके से प्यारा था। काला रंग अंततः उसकी पलकों पर इकट्ठा हो गया, जिससे 2 काले बिंदु बन गए। आर्फ आर्फ, उसने अपना सिर उठाया और तान वुलिन पर भौंका। फिर वह पलटा और भाग गया और कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो गया। यह तान वुलिन ने मुंह खोले हुए देखा। गोल्डन फर लान मास्टिफ के बारे में श्रेक अकादमी के सभी ऐतिहासिक अभिलेखों में इस विशेषता का कोई वर्णन नहीं था। इसलिए तान वुलिन को यकीन नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बस यह निष्कर्ष निकाला कि उसने गोल्डन फर लान मास्टिफ को सफलतापूर्वक हरा दिया है। मैंने सोचा था कि गोल्डन फर लान मास्टिफ को क्रूर होना चाहिए और उसे मौत से डरना नहीं चाहिए। क्या इसका वर्णन इस तरह नहीं किया गया है कि यह कभी भी मौत के मुंह में नहीं जाता? फिर यह भाग क्यों गया? इसके अलावा तान वुलिन ने स्पष्ट रूप से देखा कि गोल्डन फर लान मास्टिफ का शरीर भागते समय सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। इससे निकलने वाली आभा भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। जब उसने अपने आसपास देखा तो 500 मीटर के दायरे में जमीन की हालत ऐसी थी मानो दुनिया उलट-पुलट हो गई हो। अगर ऐसा न होता तो उसे यह मानने में कठिनाई होती कि वह जानवर जो अभी अभी अपनी दुम दबाकर भागा था और जिसने उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया था, इस सारी गड़बड़ी का कारण था। हमले के बाद टैन वुलिन को अपने थंडर गॉड स्विप पर अधिक भरोसा था। यह निश्चित रूप से उसका सबसे शक्तिशाली एकल लक्ष्य हमला था। यह न केवल आक्रमण में शक्तिशाली था, बल्कि इसमें अपने लक्ष्य को नियंत्रित करने की क्षमता भी थी। काश वह इसे अपने अन्य हमलों के साथ जोड़ पाता। तान वुलिन ने अपने दिमाग में अपने कौशल के विभिन्न संयोजनों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अगर वह उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर पाता तो निस्संदेह यह उसकी लड़ाकू शक्ति को उच्च स्तर तक बढ़ा देता। जब उसका साधना आधार 9 वलय पर था तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। शीर्षक डोलुओं के बीच भी बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि एक बार जब किसी का साधना आधार उस रैंक पर होता है तो उसे शीर्षक डोलुओ माना जाता है, फिर भी शीर्षक डोलुओं की लड़ाकू शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर उनके चाचा मास्टर ने अपने 4 शब्द युद्ध कवच का उपयोग नहीं किया तो वे निश्चित रूप से उनके मुकाबले में होंगे। उनके चाचा मास्टर थोड़े समय में हार भी सकते थे। एक आत्मा मास्टर की ताकत उसके गुणों का संयोजन थी। आत्मा कौशल सबसे महत्वपूर्ण थे। पुराने दिनों के विपरीत आज आत्मा मास्टर युद्ध कवच से लैस है। एक निश्चित अर्थ में युद्ध कवच ने एक ही रैंक के आत्मा मास्टर्स के बीच के अंतर को बंद कर दिया था। बेशक ये सब सापेक्ष था। अपनी आखिरी लड़ाई से उबरने के बाद तान वुलिन की सतर्कता स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी सतर्कता को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली नहीं है। अगर उसके पास अभी थंडर गॉड का चाबुक नहीं होता या गोल्डन फर लान मास्टिफ के हमले ज्यादा जंगली होते तो उसे वापस लड़ने का मौका नहीं मिलता। अपने आप को ध्यान में रखना, लापरवाह मत बनो। उसी समय तान वुलिन के दिमाग में एक विचार ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसके पास वास्तव में कई क्षमताएं हैं। उसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास के 9 सोल रिंग और 1 दर्जन सोल स्किल्स थे। उसके पास उसका आध्यात्मिक क्षेत्र गोल्डन ड्रैगन किंग के 6 सोल रिंग और 6 सोल स्किल्स भी थे। गोल्डन ड्रैगन बॉडी, गोल्डन ड्रैगन इन्फर्नो किल, गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स, ब्लड सोल फ्यूजन स्किल्स और भी बहुत कुछ। उसके पास कई योग्यताएं थीं। हालांकि उसने पहले भी उनका इस्तेमाल किया था, लेकिन वास्तविक युद्ध में उसे शायद ही कभी अपने सभी कौशलों को उजागर करने का अवसर मिला हो। अक्सर उसके पास सबसे उपयुक्त आत्मा कौशल को उजागर करने का समय भी नहीं होता था। वह सोचता था कि क्या वह कौशलों की इस जटिल सरणी को सरल बना सकता है, अपनी सभी क्षमताओं को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें अपनी लड़ाइयों में शामिल कर सकता है। उसने ये भी सोचा कि क्या उसे अपनी आत्मा कौशल और रक्तसार आत्मा के छल्ले को मिलाना चाहिए या अपनी सभी क्षमताओं को समेकित करने के लिए अपने रक्त आत्मा सम्मिलन कौशल का लाभ उठाना चाहिए। जाहिर है यह कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए ब्लड सोल फ्यूजन स्किल्स बनाना आसान नहीं था। अगर वह उन सभी को एक में मिलाना चाहता तो निस्संदेह कठिनाई बढ़ जाती। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बारे में और सोचना होगा। साथ ही वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था, बल्कि उसे एक बार में एक कदम उठाना था।
तान वुलन ने एक लंबी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंदर उसकी आत्मा कोर और ड्रैगन कोर ने काम किया। दो महान परिसंचरणों ने उसे हाल ही में लड़ाई के दौरान खर्च की गई ऊर्जा को जल्दी से भरने की अनुमति दी। इसी क्षण उसे अचानक दूर से एक अजीब सी ऊर्जा का उभार महसूस हुआ। ये क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। तान वुलन का दिल धड़क उठा। आध्यात्मिक आघात की लहरें छल्लों के रूप में बाहर निकली। उसने उसे तभी उठाया जब वह फैल रही थी। ये स्पष्ट था कि आध्यात्मिक शक्ति किसी आत्मा जानवर की नहीं थी। क्या कोई आत्मा गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मुक्त कर रहा है? क्या ये कोई डोमेन हो सकता है? आध्यात्मिक क्षेत्र। अपने दिल की धड़कन तेज होने के साथ तान वुलन ने अपने शरीर को हवा में घुमाया। आत्मा की शक्ति बह निकली और वह आध्यात्मिक आघात की लहर की ओर बढ़ गया। तान वुलन आध्यात्मिक शॉकवेव की आभा के जितना करीब था उतना ही वह चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें सब कुछ निगलने की क्षमता है। आध्यात्मिक शक्ति के मूल में एक भंवर था। भंवर एक ब्लैक होल था। यह न तो आत्मा की शक्ति को निगलता था, न ही स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों को, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को निगलता था। तान वुलन की अपनी आध्यात्मिक शक्ति अंदर खींची गई। उसे लगा जैसे वह उसके शरीर से बाहर निकलना चाहती है। सौभाग्य से उसका आध्यात्मिक साधना आधार भी आत्मा क्षेत्र में था। अपनी आध्यात्मिक आत्मा कोर की रक्षा करते हुए वह प्रभावित रहा। वह स्रोत के करीब पहुंच गया। तान वुलन हवा से अंधकार का एक टुकड़ा देख सकता था। नहीं, यह अंधकार का शुद्ध द्रव्यमान नहीं था, बल्कि गहरे नीले रंग की एक छाया थी। गहरे नीले द्रव्यमान के केंद्र में वह उस ब्लैक होल को हल्के से देख सकता था जिसे उसने पहले महसूस किया था। वह जितना करीब गया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही अधिक प्रभावित हुई। उसे अपने रास्ते पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अविश्वसनीय, इस आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्ति सचमुच भयानक है। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास के पौधों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तान वुलन को उनमें जीवन का एक अंश भी महसूस नहीं हुआ। ब्लैक होल ने उनकी कमजोर जीवन शक्ति द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक तरंग को निगल लिया था। इसलिए उनकी जीवन शक्ति चली गई थी। सतह पर सब कुछ अभी भी सामान्य दिखाई दे रहा था। हालांकि उनकी जीवन शक्ति से वंचित होना उनके जीवन को छीन लेने के बराबर था। एकमात्र निश्चित परिणाम मृत्यु थी। कुछ क्षण बाद तान वुलन ने ब्लैक होल के केंद्र में किसी को खड़ा देखा। वह आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उसकी आंखों से गहरे नीले रंग की चमक निकल रही थी। उसके चारों ओर जमीन पर फैले एक दर्जन बड़े आकार के आत्मा जानवर थे। वे आभा से रहित थे। स्पष्ट रूप से उनकी आत्माओं का सागर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उनकी आत्माएं बिखरी हुई थीं। उनमें अभी भी जीवन ऊर्जा के कुछ निशान थे, फिर भी उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे। क्या ये वही है? लेन फोजी, आध्यात्मिक ऊर्जा जो एक ब्लैक होल की तरह थी, उसके द्वारा मुक्त कर दी गई थी। तान वुलन ने करीब जाने की कोशिश नहीं की। गोल्डन फर लान मास्टिफ के साथ मुठभेड़ से सीखे गए सबक के साथ वह अब ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करने पर बेहद सावधान था। ये एक छोटा स्वतंत्र विमान था। यहाँ मौत की संभावना थी। अगर लैन फोजी का आध्यात्मिक डोमेन हमला उसकी सहनशक्ति से ज्यादा होता, तो उसे लगता कि लैन फोजी भी आत्मा जानवरों की तरह ही नष्ट हो जाती। इस व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र वाकई अद्भुत है। ये सिर्फ एक विनाशकारी ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक विनाशकारी ब्लैक होल है। क्या मेरा शरीर इस तरह के आध्यात्मिक क्षेत्र को सहन कर सकता है? तान वुलन ने अभी यह विचार पूरा ही किया था कि लैन फोजी का शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसने खांसते हुए मुंह से ताजा खून बाहर निकाला और उसकी आंखों से काला रंग गायब हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। भयानक आभा वाला ब्लैक होल भी गायब हो गया। इसके बाद 100 मीटर की दूरी के भीतर जीवन का कोई संकेत नहीं था। तान वुलन एक झटके में लैन फोजी के पास पहुंच गया। लैन फोजी की आभा काफी फीकी थी। हालांकि तान वुलन ने उसके शरीर में जंगलीपन का एहसास किया। जब वह ब्लड ड्रैगन में तब्दील हुआ तो उसे भी ऐसा ही एहसास हुआ। हालांकि यह थोड़ा अलग था, लेकिन पागलपन ने तान वुलन पर गहरी छाप छोड़ी थी। दूसरे शब्दों में, क्या लैन फोजी अभी पागल हो गई थी? वह हाल ही में लैन फोजी से मिला था, इसलिए वे इतने करीब नहीं थे। हालांकि वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। उसने लैन फोजी के सीने पर हाथ रखा ताकि उसके शरीर की स्थिति को महसूस कर सके। जैसे ही उसकी हथेली लैन फोजी को छुई, वह चौंक गया। लैन फोजी के मेरिडियन वाहिकाओं की अराजक स्थिति उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। सीधे शब्दों में कहें तो लैन फोजी की आत्मा शक्ति उनके से बिल्कुल अलग तरीके से प्रवाहित हुई। ऐसा लगता है कि ये तर्क को चुनौती देता है। हालांकि उनकी आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से अपने आप प्रवाहित हुई। तान वुलन को एक साथ यह एहसास हो गया कि लैन फोजी की जीवन ऊर्जा बहुत प्रबल थी। हालांकि लैन फोजी की आत्मा मुरझा रही थी, लेकिन उसका शरीर जल्दी से खुद को ठीक कर रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी तेजी से ठीक हो रही थी। उसने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। वर्तमान में लैन फोजी अब खतरे का सबसे बड़ा स्रोत नहीं था, बल्कि आत्मा जानवर थे जो किसी भी समय प्रकट हो सकते थे। वह पहले से ही बेहोश है और यह जगह आत्मा जानवरों से भरी हुई है। 10,000 जानवरों के मंच ने उसे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला है? क्या यह मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से है? अगर ऐसा है, तो ये केवल ये साबित करता है कि ये 10,000 जानवरों का मंच निरंतर निगरानी में है। वह लैन फोजी के बगल में पैर मोड़कर बैठ गया।
तान वुलन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार 8वें राउंड की परीक्षा ये देखने के लिए थी कि कौन यहाँ सबसे लंबे समय तक रह सकता है। साथ ही वह इन आत्मा जानवरों में बहुत रुचि रखता था, खासकर उन शक्तिशाली आत्मा जानवरों में जो कथित तौर पर विलुप्त हो चुके थे। उसने उनके साथ अपने झगड़े से बहुत कुछ सीखा था। शायद लैन फोजी द्वारा छोड़ा गया आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 1 घंटे के बाद भी कोई अन्य आत्मा जानवर दिखाई नहीं दिया। तान वुलन ने लैन फोजी द्वारा मारे गए आत्मा जानवरों को देखा। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें वह पहचान नहीं सका, लेकिन जिन्हें वह पहचान सका वे कमजोर नहीं थे। उसने फिर से लैन फोजी की आभा को टटोला। उसकी आभा को महसूस करके लगा कि अब तक उसे जाग जाना चाहिए था। क्या हो रहा था? उसे जहर दिया गया है। द मास्क ट्यूलिप की आवाज तान वुलन के दिमाग में गूंजी। ओह, जहर। तान वुलन ने मन ही मन डैम्स ट्यूलिप से पूछा, किस तरह का जहर? डैम्स ट्यूलिप ने जवाब दिया, अगर मेरी इंद्रियां सही हैं, तो ये नाइटमेयर पिरान्हा फूल का जहर होना चाहिए। यह एक तरह का जहर है जो अपने आप में घातक नहीं है, लेकिन अगर हम मारक दवा नहीं देते हैं तो शिकार मरने तक बेहोश रहेगा। ये वही है जिसका इस्तेमाल नाइटमेयर पिरान्हा फूल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। ये 10 महान विचित्र जहरों में 7वें स्थान पर है। ये व्यक्ति शक्तिशाली है। उसे पहले से ही लंबे समय से जहर दिया गया था, फिर भी वह अभी तक इसे झेलने में सक्षम है जब तक कि वह अपनी चेतना को नहीं देता। ऐसा करना आसान बात नहीं है। उसकी ताकत और इच्छा शक्ति चौंकाने वाली है। हम क्या करें? क्या आप उसे विषनाशक दे सकते हैं? तान वुलन को पता था कि डैम्स ट्यूलिप जहर से निपटने में सबसे कुशल था। डैम्स ट्यूलिप ने घमंड से जवाब दिया, मुझे 10 महान अमर घासों में प्रथम स्थान दिया गया है। मुझे अमर घास राजा भी कहा जाता है। हालांकि ये दुर्स्वप्न विषैला जहर शक्तिशाली है, लेकिन इसे बेअसर करना मुश्किल नहीं है। उसके कपड़े उतारो। दुर्स्वप्न विषैला बहुत परेशान करने वाला है। ये छिद्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। मुझे उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी सुगंध से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना होगा। जब कपड़ों की एक परत होती है तो मैं इसे प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। तुम सबसे अच्छे हो, मैं उन्हें हटा दूंगा, तान वुलन ने डैम्स ट्यूलिप से श्रद्धापूर्वक कहा। फिर उसने लैन फोजी के कपड़े हटाने शुरू कर दिए। उसने अभी अभी अपने बाहरी कपड़े उतारे ही थे कि वह झिझका। तभी उसके शरीर पर बिजली की रोशनी चमकी। इसने एक बिजली का जाल बना दिया जिसने लैन फोजी और उसे घेर लिया। किसी व्यक्ति का खुला शरीर निजी और निजी दोनों था। 10,000 जानवरों का मंच किसी की निरंतर निगरानी में हो सकता है। चूंकि वह उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने इसे सही तरीके से किया। उसने उसे जिज्ञासु आंखों से ढकने का फैसला किया। उसने लैन फोजी के बाहरी वस्त्र को हटा दिया, जिससे उसके अंदर के कपड़े दिखने लगे। तान वुलन को लगा कि लैन फोजी में कुछ गड़बड़ है। इस लड़के की त्वचा काफी गोरी है, हालांकि वह बहुत मांसल नहीं लगता। उसकी छाती की मांसपेशियां ठीक लग रही हैं, वे फूली हुई हैं, लेकिन मैं उसके शरीर के अन्य भागों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। उसकी भुजाओं पर कोई मांसपेशी नहीं है। यह आदमी वास्तव में। अचानक तान वुलन रुक गया। ये प्रोफाइल कुछ अजीब है। क्या तुम्हें अभी इसका एहसास हुआ है? डैम्स ट्यूलिप की आवाज असामान्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह तान वुलन के दुर्भाग्य पर खुश हो रहा था। तान वुलन ने बुदबुदाते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं। डैम्स ट्यूलिप ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसने पुरुष की तरह कपड़े पहने हैं। तुम भी भेस बदलने की कला जानते हो। क्या तुम्हें इससे पहले उसकी आभा में कुछ गड़बड़ नहीं लगी? क्या तुमने यह नहीं देखा कि उसमें हमेशा एक हल्की मीठी गंध रहती थी? तान वुलन अवाक रह गई। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ सूंघने के लिए उसके करीब नहीं जा सकती थी। सिर्फ तुम्हारे जैसे संवेदनशील गंध बोध वाले व्यक्ति ही इसे नोटिस कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हम उसके कपड़े उतारे बिना उसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? उसने कभी नहीं सोचा था कि लैन फोजी एक लड़की होगी। हालांकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसके शरीर की बनावट को देखकर वह व्यवहारिक रूप से इसकी पुष्टि कर सकता था। डैम्स ट्यूलिप ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जिससे साफ पता चलता था कि वह तान वुलन की अजीबोगरीब हरकतों का आनंद ले रहा था। तुम बस अजनबी हो जो संयोग से मिले हो, जैसे रात में 2 जहाज गुजर रहे हों। तुम्हें उसे बचाने की जरूरत नहीं है न? चलो इसे भूल जाते हैं। ये दुर्स्वप्न का नुकीला दांत बहुत शक्तिशाली है और वह बहुत दूर जा चुकी है। अगर हम और इंतजार करते हैं और जहर उसकी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर जाता है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम उसे मरने तक सोते रहने दे सकते हैं। मैं ये तय करना तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम उसे बचाना चाहते हो या उसे अकेला छोड़ना चाहते हो। अच्छा, क्या तुम उसके कपड़े उतार सकती हो? तान वुलन ने उदास होकर पूछा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लैन फोजी, ओह लैन फोजी, तुम एक लड़की इस जस्ट फॉर स्पाउस फेस्टिवल में क्यों भाग ले रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? डैम्स ट्यूलिप ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक पुरुष हूँ और मेरे लिए विपरीत लिंग के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क रखना अनुचित है। इसके अलावा मैं पहले से ही अपने प्रेमी के साथ ही खो चुका हूँ। अब हम उभयलिंगी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तान वुलन ने झल्लाहट में कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? इसके पीछे क्या तर्क है? चाहे उसने अपनी रणनीति कितनी भी अच्छी तरह से बनाई हो, जब वह इस तरह की स्थिति का सामना करता था तो वह घबरा जाता था। इस समय उसकी हताशा चरम पर थी।
इस समय उसके सामने खड़ी युवती को किसी अजीबोगरीब जहर ने जकड़ लिया था। सौभाग्य से उसे उसी जहर ने जकड़ा नहीं था जिससे पिछली बार उसे जकड़ा गया था, अन्यथा चीजें कहीं अधिक जटिल हो सकती थी। बॉस, आपको जल्दी करना चाहिए, डैम्स ट्यूलिप ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। तान वुलेन ने उग्रता से कहा, जब मुझे स्टार लुओ पर जहर दिया गया था तो क्या आप मुझे विषमुक्त नहीं कर पाए थे? आप जानते हैं, उस दवा का उपयोग करके। मुझे यकीन नहीं है, शायद ये संभव है, लेकिन क्या यह आपके लिए अच्छा नहीं था? जब मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो मैंने जल्दी से अपनी सभी 6 इंद्रियों को बंद कर दिया। मैंने आपके शानदार शरीर पर एक नजर भी नहीं डाली, डैम्स ट्यूलिप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तान वुलेन के होठों के किनारे फड़कने लगे। इस दौरान उसे लगा कि डैम्स ट्यूलिप सबसे विश्वसनीय आत्मा है। गोल्डसॉन्ग और ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपनी बुद्धि में सीमित थे और उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि डैम्स कितना विश्वसनीय नहीं था। तान वुलेन ने गहरी सांस ली, अपनी आत्मा को अपने भीतर देखने के लिए केंद्रित किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर की ओर बढ़ाया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लैंड फोजी की स्थिति को महसूस किया। तान वुलेन जल्दी से उसके पास गया और उसके कपड़े उतार दिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने उसके शरीर के संपर्क से बचने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसे उसके शरीर पर से तंग कपड़े उतारने थे तो उसके शरीर को न छूना लगभग असंभव था। उसकी त्वचा छूने में चिकनी थी और एक हल्की मीठी गंध उसके नथुने में भर गई। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद रखी, फिर भी वह परिस्थितियों से प्रभावित था। तान वुलेन अपने दिल में बार बार एक मंत्र ही दोहरा सकता था, गु युइना, गु युइना, गु युइना। आखिरकार जब उसने उस समय दाई युन र का सामना किया तो वह अपनी जगह पर खड़ा था और शांत रहा। निश्चित रूप से उसके पास पर्याप्त संयम था, हालांकि ये पूरा मामला उसके लिए निश्चित रूप से अजीब था। उसने आखिरकार उसके आखिरी कपड़े उतार दिए। तान वुलेन को अपनी पीठ पर पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। अपने साधना आधार के साथ उसके लिए पसीना आना लगभग असंभव था, हालांकि यह उसके साथ अभी हो रहा था। दमास्क, जल्दी करो। ओह ठीक है। इस बार डैम्स ट्यूलिप ने कोई देरी नहीं की। टैन वुलेन के ऊपर एक बड़ा गुलाबी फूल उभरा। इसने एक हल्की गुलाबी रोशनी बिखेरी जिसने लैंड फोजी के शरीर को घेर लिया। डैम्स ट्यूलिप एक अद्वितीय अमर घास थी और इसे खुशबूदार डैम्स अमर कहा जाता था। उसकी सुगंध जहर को बेअसर कर सकती थी और उनसे प्रतिरक्षित भी थी। उसकी आभा के पोषण के तहत लैंड फोजी की पारदर्शी त्वचा पर धीरे धीरे कसकर पैक की गई चमकदार लाल पानी की बूंदों की एक परत दिखाई दी। एक मोटी मीठी आभा भी उठी। अविश्वसनीय, उसने बहुत ज्यादा नशा किया है। उसके शरीर में अद्भुत गुण हैं। उसके शरीर ने सहज रूप से उसके आंतरिक अंगों को दुर्स्वप्न के जहर से बचा लिया था। अन्यथा एक बार जहर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और आत्मा के समुद्र को प्रदूषित कर दिया तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। डैम्स ट्यूलिप ने जहर को बेअसर करने के लिए काम करते हुए उसकी स्थिति का विश्लेषण किया। तान वुलेन ने कहा, क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो? जल्दी करो, जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके कपड़े वापस पहना दो। डैम्स ट्यूलिप एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने सहजता से कहा, बॉस, क्या आपको अभी भी याद है कि उसने अपने ब्रेस्ट बाइंडर के लिए कितनी परतें पहनी थी? मुझे संदेह है कि आपको याद है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तान वुलेन के होंठ फड़कने लगे। औरतें इतनी परेशान करने वाली क्यों होती हैं? इसे खोलना ही काफी थका देने वाला था। मुझे उसके शरीर को आधे दिन तक हिलाना पड़ा, उसके बाद ही मैं इसे खोल पाया। यही वह समय था जब मैंने उसके शरीर को सबसे ज्यादा छुआ था। बकवास बंद करो और उसे डिटॉक्स करो। मैं लगभग समाप्त हो चुका हूँ, बॉस। मैंने मूल रूप से उसके शरीर से सारा जहर बाहर निकाल दिया है। ये भयानक जहर स्वाभाविक रूप से हवा में वाष्पित हो जाएगा। हमें बस कुछ मिनट इंतजार करना होगा और यह अपने आप गायब हो जाएगा। हम चिंता मत करो, इसे अंदर लेने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुमने मुझे अंदर लिया है। तुम्हें जहर नहीं लगेगा। तान वुलेन आखिरकार शांत हो गया। कम से कम उसे उसके शरीर को पोंछना नहीं पड़ेगा, अन्यथा ये और भी अजीब होगा। जहां तक स्तन बांधने की बात है, वह उसे वापस उसके शरीर पर लगाने की पूरी कोशिश करेगा। वह इस बात की चिंता करने के मूड में नहीं था कि शुरू में उसे कैसे बांधा गया था। वह उसे कपड़े पहनाने के बाद छिपने के लिए भाग जाएगा। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हमेशा स्थिति पर नजर रख सकता था। आखिरकार उसे पता नहीं चलेगा कि यह वही था जिसने उसे बचाया था। इस तरह यह अजीब स्थिति टाली जा सकती थी। अध्याय 1475। आप दयालुता का बदला कृतघ्नता से चुका रहे हैं। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ठीक है, मैं यही करूंगा। एक बार जब वह इस बात से निपट गया तो उसे पहले जो असहजता महसूस हुई थी वह गायब हो गई। जब तक लैंड फोजी को यह पता नहीं चल जाता कि उसने ही उसके कपड़े वापस पहनाए हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। जहां तक उसके पुरुष होने का सवाल है तो वह ऐसे पेश आएगा जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही न हो। बिजली की रोशनी उनके चारों ओर घूम रही थी और उनके आसपास के वातावरण पर चमक रही थी। ये हमें छिपाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हमें किसी भी तरह की निगरानी से सुरक्षित रहना चाहिए। ये हो गया, डैम्स ट्यूलिप ने कहा। तान वुलेन की प्रतिक्रिया त्वरित थी क्योंकि वह तेजी से लैंड फोजी की ओर बढ़ा। उसने एक हाथ से उसके नाजुक शरीर को पकड़ा और दूसरे हाथ से ब्रेस्ट बाइंडर को पकड़ा। वह उसे पहनाने की कोशिश करने लगा।
उस पल उसे अचानक लगा कि वातावरण में कुछ गड़बड़ है। चूंकि वह इस दौरान अपनी आंखें बंद किए हुए था और अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर था, इसलिए उसकी इंद्रियां तेज हो गई थी। उसे अचानक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। तमाचा, एक थप्पड़ तानगुलिन के गाल पर लगा और उसका शरीर झटके से हिल गया। उसके हाथ में मौजूद व्यक्ति भी जहर के कारण कमजोर था, इसलिए वह अपना संतुलन खो बैठी और उसके साथ जमीन पर गिर गई। किस्मत के एक अजीबोगरीब झटके से तानगुलिन उसके नग्न शरीर के ऊपर गिर गया। तानगुलिन ने सहजता से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि दो नीली आंखें थीं जो लगभग आग उगल रही थीं। वे एक अमर क्रोध से जल रही थीं, मानो वे उसे जलाकर राख कर देना चाहती हों। तानगुलिन का गाल दर्द से लाल हो गया। यह उसके पूरे जीवन में पहली बार था जब उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। लैन फौजी का चेहरा अभी भी एक आदमी जैसा था। हालांकि तानगुलिन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर एक नाजुक और कोमल शरीर पर दबाव डाल रहा था। वह हिस्सा जो स्तन बाइंडर से बंधा हुआ था, विशेष रूप से संकुचित महसूस हुआ। गलतफहमी मत पालिए, मैं आपके लिए जहर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तानगुलिन ने लैन फौजी के हाथों को पकड़ लिया क्योंकि वह हमलों की एक और बौछार शुरू करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें जमीन पर दबा दिया। हालांकि इससे उनके शरीर और भी ज्यादा अंतरंग हो गए। तुम कमीने, मुझे छोड़ दो। लैन फौजी गुस्से से पागल हो गई थी। शर्म की तीव्र भावना उसके ऊपर छा गई और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। मुझे मत मारो, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें जहर दिया गया था? अगर मैं न होता तो तुम शायद कभी नहीं उठते। तुम मेरी दयालुता का बदला इतनी कृतघ्नता से कैसे चुका सकते हो? सौभाग्य से तानगुलिन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। लैन फौजी रुक गई। उसे अपनी पिछली मुठभेड़ की यादें धीरे धीरे याद आने लगी। उसे याद आया कि जब वह दुर्स्वप्न पिरान्हा फूल में भाग गई थी, तो वह बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से बच निकली थी, लेकिन जहर उसके शरीर में और भी गहराई तक पहुंच गया था। जब वह बिना किसी उद्देश्य के भाग रही थी, तो उसने कई आत्मा जानवरों को जगाया था और उन्होंने सामूहिक रूप से उस पर हमला किया था। वह पीछे हटते हुए उनसे लड़ी, लेकिन उसके शरीर में जहर धीरे धीरे असर कर रहा था। हालांकि उसने इसे दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे बहुत कम सफलता मिली थी। जब ये पूरी तरह से लग रहा था कि वह आत्मा जानवरों के हाथों मरने वाली है, तो उसने ऊर्जा का एक विस्फोट किया था। उसका शरीर अभी भी कमजोर अवस्था में था। यह विशेष रूप से उसकी आत्मा के सागर के लिए सच था, जो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह सूख गया हो। ये अत्यधिक थकावट के संकेत थे। अगर ऐसा नहीं होता, तो उसने तानगुलिन को जो थप्पड़ मारा होता, वह कहीं ज्यादा नुकसानदेह होता। हालांकि वह ये भी महसूस कर सकती थी कि जहर दिए जाने के बाद उसे जो घबराहट और अजीबोगरीब उत्साह महसूस हुआ था, वह अब नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर के जहर का वास्तव में इलाज हो गया था। अब समझ में आया, जिस जहर से तुम पीड़ित थे, उसे दुर्स्वप्न जहर कहा जाता है। ये तुम्हारी त्वचा के जरिए तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े। मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम एक औरत हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें जहर से प्रभावित होने देना चाहिए था और तुम्हें मरते हुए देखना चाहिए था? शांत हो जाओ। जब तुम शांत हो जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे फिर से मत मारना। मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन अगर तुम मेरी दयालुता का बदला कृतघ्नता से चुका रही हो, तो मैं विनम्रता से जवाब नहीं दूंगा। तानगुलिन ने बहुत ही गंभीर भाव से बात की। वह पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति की तरह दिख रहा था। लैन फौजी की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से काटा। काफी देर बाद वह गुर्राई, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उठो। इस पर तानगुलिन ने जल्दी से उसके हाथ छोड़ दिए और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर वह पलटा। उसने उनके चारों ओर चमकती बिजली की चमक की ओर इशारा किया। शायद 10,000 जानवरों के प्लेटफॉर्म पर स्पिरिट पैगोडा द्वारा हमारी निगरानी की जा रही है। इसलिए मैंने हमें ढकने के लिए अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल किया। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी हमें नहीं देख सकता। मैंने भी पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी। मैंने कुछ भी नहीं देखा। शायद अब आपको अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। लैन फौजी चुप रही। तानगुलिन ने अपने पीछे सिर्फ कुछ सरसराहट की आवाजें सुनी। सौभाग्य से अब उसे ब्रेस्ट बाइंडर में मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन स्थिति और भी अजीब हो गई थी। हालांकि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने ही उसके कपड़े उतारे थे, तो तानगुलिन को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह खुद को छिपाना चाहता था। दमास्क, वह दमास्क कहाँ है? मन ही मन तानगुलिन ने गुस्से से सवाल पूछा। डेमास्क, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह इतनी जल्दी जाग जाएगी? डैम्स ट्यूलिप ने मासूमियत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी जाग जाएगी। और आपने पूछा भी नहीं, बॉस। मुझे बॉस कहना बंद करो। तानगुलिन काफी नाराज था। स्थिति उसके नियंत्रण से थोड़ी बाहर थी। काफी देर बाद उसकी पीठ पर सरसराहट की आवाजें शांत हो गईं। तानगुलिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने पीछे की हरकतों पर पैनी नजर रख रहा था। उसे डर था कि लैन फौजी अचानक पीछे से उस पर हमला कर सकती है। अगर उसने उस पर हमला किया, तो क्या वह भाग सकता है और उसे यहाँ छोड़ सकता है? हालांकि वह इस समय काफी कमजोर लग रही थी।
उसे अपनी पूरी ताकत से 10 या 20% शक्ति का इस्तेमाल करना था। वह फिलहाल उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। अच्छा, चूंकि मैंने उसे बचाने का इरादा किया था, इसलिए मेरा विवेक साफ है। एक आदमी को बस इतना चाहिए कि वह खुद की जांच करके निर्दोष साबित हो। किसी दूसरे व्यक्ति को बचाना एक अच्छा काम था, लेकिन उसे चेहरे पर तमाचा लगा था। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और उसका चेहरा अभी भी दर्द से जल रहा था। तान वुलिन यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि गु युना ने भी उसे पहले कभी नहीं मारा था। उसने आह भरी। मैं कर चुका हूँ। लैन फोजी की थोड़ी ठंडी आवाज उसके पीछे से आई। इस पर तान वुलिन ने पलटकर देखा। वह पहले से ही अपने शुरुआती सुंदर युवा रूप में वापस आ गई थी। वह पहले से बिल्कुल अलग नहीं लग रही थी, और अब उसमें कोई भी स्त्रीत्व नहीं था। वेश बदलने और खुद को छिपाने के मामले में वह तान वुलिन से किसी भी तरह से कम नहीं थी। वह तान वुलिन को जो नजर दे रही थी, वह थोड़ी उलझन भरी थी। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज चल रही थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें जो पता चला है, उसके बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं है। तुम मुझे जॉस्ट फॉर स्पाउस फेस्टिवल में भाग लेने से भी नहीं रोक सकते, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तान वुलिन ने अपनी आंखें घुमाई। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कृतघ्न हो जाओगे, तो मैं तुम्हें अभी नहीं बचाता। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें रिपोर्ट करने या कुछ भी करने का समय नहीं है। तुम एक लड़की हो, क्या तुम्हें लगता है कि गु युना वास्तव में तुम्हें पसंद करेगी? अब से तुम अपनी खुद की चिंताओं का ख्याल रखो और मैं अपने मामलों को देखूंगा। चलो बस ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में चमकती बिजली को वापस खींच लिया। वह मुड़ा और चला गया। अरे, उसके पीछे से लैन फोजी की थोड़ी चिंतित आवाज आई। क्या? तान वुलिन ने उसकी ओर देखा। लैन फोजी के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी अभिव्यक्ति थी। मैं इस समय कमजोर हूँ। क्या तुम मेरे पास रहकर कुछ समय तक मेरी रक्षा कर सकते हो? क्या तुम मेरे ठीक होने के बाद यहाँ से जा सकते हो? तान वुलिन ने अपनी आंखें घुमाई। यह 8वां परीक्षण है। यदि आपकी जान को खतरा है, तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे इससे पहले बाहर नहीं ले जाया गया था। लैन फोजी के चेहरे पर उदासी थी। तान वुलिन थोड़ा हैरान था। क्या यह हो सकता है कि जहर दिए जाने को गिनती में नहीं लिया जाता? वह सही कह रही है। लैन फोजी की जान को अभी वाकई खतरा था। उसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? लैन फोजी ने ठंडे भाव से कहा, अगर आप अनिच्छुक हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तान वुलिन ने कहा, क्या आप किसी से मदद मांगने का यही तरीका अपनाते हैं? ठीक है, अलविदा। ये कहने के बाद वह वहां से चला गया। अरे, क्या तुम सच में जा रही हो? लैन फोजी अधीरता से उसके पास चली गई। उसके कदम थोड़े कमजोर थे। वह लड़खड़ा गई और तान वुलिन की ओर गिर गई। तान वुलिन ने बिजली की गति से साइड स्टेप लिया और उससे बच गया। जब उसने देखा कि वह लगभग जमीन पर गिर गई थी, तो उसने अपने पैर की उंगलियों से उसके शरीर को पकड़ लिया और उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। आप सज्जन हैं या नहीं? लैन फोजी की सांसें तेज चल रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तान वुलिन ने जवाब दिया, तुमने मुझे सज्जन व्यक्ति क्यों समझा? साथ ही, अगर मैं इतना शिष्ट भी होता, तो भी मैं ऐसे व्यक्ति से परेशान नहीं होता जो मेरी दयालुता का बदला कृतज्ञता से चुका रहा हो। ऐसा कहते हुए उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। उसने जो थप्पड़ खाया वह हल्का नहीं था। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो उसके गाल पर पहले से ही लाल हाथ का निशान होता। लैन फोजी थोड़ा शर्मा गई। तुम पिछली गलतियों में क्यों उलझी हुई हो? मुझे कैसे पता चलता कि तुम उस स्थिति में सही काम कर रही थी? तान वुलिन ने जवाब दिया, मुझे अपनी दयालुता की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इसे भूल जाओ, मैं बस दिखावा करूंगा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। जल्दी करो, मैं अभी तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी, तो हम ऐसे पेश आएंगे जैसे हम पहले कभी मिले ही नहीं। ये कहते हुए वह अपेक्षाकृत समतल भूमि पर चला गया और क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह गलत नहीं था, फिर भी उसने कुछ ऐसे हिस्सों को छुआ और देखा था जिन्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। वह इस पहरेदारी को इनाम के तौर पर लेगा। जब लैन फोजी ने तान वुलिन के तिरस्कार भरे चेहरे को देखा, तो वह उसके पास जाकर उसे अच्छी तरह पीटना चाहती थी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए ये सिर्फ एक और मूर्खता थी जो उसे एक और अजीब स्थिति में डाल देगी। उसने अपने दांत पीस लिए और जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आत्मा को अपने भीतर देखने पर केंद्रित किया और साधना शुरू कर दी।